हेलो दोस्तों। अब तक के मेरे वीडियो को इतना प्यार और लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते ही हैं, मेरा नाम है वैशाली सौ। मैं एक एडवोकेट और लीगल एडवाइज़र भी हूँ। मैंने एमबीए एचआर में किया है, साथ ही साथ एलएलबी और इंग्लिश में एमए भी किया है। ये मेरा ब्लॉग है amishaliacademy@blogspot.com। मेरे वीडियो की सारी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेरे इस ब्लॉग में पढ़ने को मिल जाएगी। अब तक मैंने बोनस पर, पीएफ पर, एनपीएस पर, मैटरनिटी, इन सारे पर वीडियो बना दिया है। तो अगर अब तक आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए और साथ में अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर लीजिए ताकि उनको भी इंडस्ट्री के लॉज के बारे में पता रहे। और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज हम लोग फैक्ट्री एक्ट के बारे में देखते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948। जैसा कि फैक्ट्री एक्ट 1948, जैसा कि ईयर से ही आप लोग देख सकते हैं कि आज़ादी के 1 साल बाद ही इस एक्ट को लाया गया। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी ये एक्ट लाने की? सबसे पहले 1881 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के टाइम पे एक फैक्ट्री के रिगार्डिंग एक एक्ट आया था, फैक्ट्री एक्ट के नाम पे। वो 1881 में आया था। एक्चुअली पहले काम करने का कोई नियम नहीं होता था। लोग जब चाहे वर्क कर से 20-20 घंटे काम करवा लेते थे, उनको उचित मजदूरी भी नहीं देती थे, कोई छुट्टी नहीं रहती थी। वीक में सैटरडे से संडे तक पूरा सारे दिन उन लोगों को काम करवाते थे। बच्चों और महिलाओं को शोषित किया जाता था, उनके रिगार्डिंग कोई नियम नहीं थे। इस वजह से एम.एन. रॉय जो पहले के इंसान थे जिन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा और इसके रिगार्डिंग 1881 में पहली बार फैक्ट्री एक्ट को इंडिया में लागू करने की कोशिश की। लेकिन वो चल नहीं पाया। इसका रीज़न ये था कि वो जो एक्ट था 1881 का एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, वो केवल उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू होता था जहाँ पर 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय थे। इसको अमेंड भी किया गया 1891 में। 10 साल के बाद इसको अमेंडमेंट भी किया गया था और ये कर दिया गया था 100 के जगह 50, जहाँ पर 50 एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे। 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, केवल उसी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्ट लागू किया जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे त्रुटियां थी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, इसी वजह से ये चल नहीं पाया। फाइनली 1948 में फैक्ट्री एक्ट बना जो कि 1 अप्रैल 1949 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब ये तो हम लोगों ने एक छोटा सा हिस्ट्री पढ़ लिया। अब देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट और स्कोप है इस फैक्ट्री एक्ट 1948 का। सबसे पहला तो यही है कि ये पूरी इंडिया में फैला है ताकि पूरी इंडिया के सारे ऑर्गेनाइजेशन को यूनिफॉर्म कंडीशन में लाया जा सके। पहले क्या होता था कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कोई कंपनी चाहती थी अपनी कर्मचारी को 10 रुपये देना तो कोई कर्मचारी देती थी 20 रुपये, कोई कर्मचारी अपने एम्प्लॉय को 2 रुपये भी दे देती थी। माने कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इस एक्ट के अनुसार कल कारखानों की स्थापना, उसका संचालन करना तथा कार्य चलने की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका कल्याण, वेलफेयर संबंधी आवश्यकता, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखा गया। इसका मेन उद्देश्य कारखानों की अनियमित वृद्धि को रोकने का प्रयत्न करना है। साथ ही साथ ये एक्ट वोमेन, यंग पर्सन और चिल्ड्रन के वेलफेयर, उनकी लीव और उनके वेजेस की रिगार्डिंग भी एक फिक्स लॉ बनाया है। तो चलिए कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला तो डेफिनेशन यही है कि व्हाट इज़ फैक्ट्री, फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो फैक्ट्री की परिभाषा इस एक्ट के में सेक्शन 2M में लिखी हुई है। इसके तहत 2 तरह के क्षेत्र आते हैं। पहला वो क्षेत्र जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग पावर के साथ 12 महीने से किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री के अंतर्गत ही आएगा, उसे भी फैक्ट्री कहेंगे। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र जहाँ पर 20 या 20 से अधिक लोग बिना पावर के 12 महीने से किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो वो भी फैक्ट्री ही कहलाएगा। पर ये जो फैक्ट्री है ये माइंस एक्ट 1952 में, आर्म्ड फोर्स एक्ट, रेलवे के रनिंग शेड में और किसी ईटिंग प्लेस या होटल में लागू नहीं होंगे। अब चलिए कुछ और डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। अब डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या? सेक्शन 2T के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। इसके तहत
किसी भी वस्तु पदार्थ के प्रयोग, उसका ट्रांसपोर्ट करना, उसका वितरण करना, डिस्पोजल करना, उसके लिए बनाना, परिवर्तन करना, मरम्मत करना, सजावटी काम करना, तोड़ना, विध्वंस करना तथा अन्य प्रकार के व्यवहार करना या बनाना। इसके अलावा तेल, जल, गंदे पानी का एक स्थान से दूसरे स्थानों को पाइपों द्वारा ले जाना या अन्य दूसरी वस्तुओं को पाइपों द्वारा ले जाना, ले आना। तीसरा है शक्ति का उत्पादन करना, रूपांतरण करना या उसका संचारण करना, अथवा मुद्रण के लिए टाइप की कंपोजिंग करना, अक्षर प्रक्रिया, शिला मुद्रण जिसको लिटोग्राफी भी कहते हैं, फोटो के नेगेटिव चित्र द्वारा अन्य सामान्य प्रक्रिया द्वारा मुद्रण करना, अथवा जिल्दबंदी का काम करना, इस तथा जहाज़ों अथवा जलयानों का निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, मरम्मत करना, पुनः जोड़ना, परिसज्जा करना अथवा तोड़ना, कोल्ड स्टोरेज में किसी वस्तु को संरक्षित करना तथा स्टोर करना, ये सारे जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही आती है। चलिए अब कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डे। डे मतलब दिन। दिन का मतलब होता है फैक्ट्री एक्ट के तहत कि 24 घंटे का जो समय है, जिसका प्रारंभ है, जिसका स्टार्टिंग जो होता है मिडनाइट से स्टार्ट होता है, मतलब 12:01 से दिन की शुरुआत होती है एज पर फैक्ट्री एक्ट। ये सेक्शन 2D में लिखा गया है। नेक्स्ट आता है वीक। वीक मतलब सप्ताह। सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन का समय, जो कि शनिवार के मिडनाइट से स्टार्ट होता है। शनिवार के रात के मिडनाइट से स्टार्ट होता है सप्ताह की शुरुआत। तीसरा आता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 12 महीने का समय, जो कि जिसका स्टार्टिंग मंथ होगा जनवरी, यानी जनवरी से आरंभ होता है। फिनेंशियल ईयर तो हम लोग जानते हैं अप्रैल से आरंभ होता है, लेकिन कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर। पावर मतलब शक्ति। पावर का मतलब है विद्युत शक्ति। शक्ति मतलब इंसान की शक्ति नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पावर। शक्ति के दूसरे रूप से जो मशीन से संचालित होती है, मतलब जितने भी काम जो पावर के थ्रू होते हैं और मानवीय या पार्श्विक अभिकरण एजेंसी को नहीं संचालित करती है। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि हाथ का पावर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पावर। यहाँ पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी पावर। नेक्स्ट है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर मतलब होता है प्रथम चालक। कोई इंजन, मोटर या अन्य साधन जो शक्ति की उत्पत्ति करता है अथवा अन्य प्रकार की शक्ति का व्यवस्था करता है, उसे कहते हैं प्राइम मूवर। मतलब प्राइम मूवर मतलब वही वो इंसान जो कि जेनरेट करता है पावर को, ठीक है, उसे प्राइम मूवर कहते हैं। मतलब कोई इंजन चलाता है, मोटर चलाता है, मतलब जो शक्ति की उत्पत्ति करता है, माने अपनी शक्ति से ही वो उस काम को करता है, उसे कहते हैं प्राइम मूवर। नेक्स्ट देखते हैं, इस फैक्ट्री एक्ट में टोटल 5 पॉइंट पर ही डिस्कशन किया गया है। 5 पॉइंट के बारे में ही एलेबोरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया। ये 5 पॉइंट है हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, एनुअल लीव विथ वेजेस। तो चलिए ये देखते हैं कि हेल्थ के अंडर हेल्थ के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविज़न इस फैक्ट्री एक्ट में कहे गए हैं। सेक्शन 11 के अनुसार हेल्थ सेक्शन 11 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 11 के अनुसार फैक्ट्री को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ये कहा गया है। सेक्शन 12 के अनुसार डिस्पोजल या वेस्टेज जितनी चीज़ है फैक्ट्रीज़ में, उसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर फेंक दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। सेक्शन 13 के अनुसार वेंटिलेशन और टेम्परेचर अच्छा से मेंटेन होते रहना चाहिए। वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए और फैक्ट्री का टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, मतलब कि लोग आराम से फ्री होके काम कर सके, ऐसा नहीं कि दम घुटे, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 14 के अनुसार है डस्ट एंड फ्यूम्स को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए एक परमिसिबल लिमिट में। सेक्शन 15 के अनुसार आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है, ये होना चाहिए फैक्ट्रीज़ में। सेक्शन 16 के अनुसार कम से कम 14.2 क्यूबिक मीटर के डिस्टेंस में लोग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्मॉल सा जगह है उसमें लोग भीड़ भड़का हो गया है उसी में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम उन लोगों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए 14.2 क्यूबिक मीटर होनी ही चाहिए। फिर है लाइटिंग। लाइटिंग की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डिम लाइट जल रहा है, लोग उसी में काम कर रहे हैं,
उसके वजह से उनकी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं। नॉर्मल लाइट होनी चाहिए ताकि लोग, रोशनदार जगह होना चाहिए ताकि लोग आराम से काम कर सके, आराम, उनके हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ पीने का पानी का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। अगर 250 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर गर्म और ठंडे पानी का भी व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ सेक्शन 19 में ये कहा गया है कि लैट्रिन यूरिनल को 7 दिन में एक बार कम से कम साफ़ करना ही चाहिए। 20 के तहत कि कहीं इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। अगर कोई ऐसा थूकता है तो उसे फाइन देना होगा। सेक्शन, चलिए कुछ देखते हैं प्रोविज़न जो सेफ्टी के रिगार्डिंग है उसके बारे में समझते हैं। सेक्शन 21 के तहत ये कहा गया है कि मशीनों में बाड़ लगाना चाहिए। बाड़ मतलब फेंसिंग मतलब होता है बाड़, मतलब अगर किसी दुर्घटना होने की संभावना हो रही है अगर कहीं पर, तो इस बाड़ के वजह से, इस फेंसिंग के वजह से कंट्रोल हो जाएगा, एक ब्लॉकेज टाइप का। सेक्शन 22 कहता है कि गतिशील जो मूवेबल मशीन है उसके पास प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। मतलब कहीं ऐसा मशीन है जो मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है, तो उसके आसपास जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करना चाहिए। सेक्शन 23 कहता है कि यंग पर्सन का डेंजरस मशीन के पास एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। अब सबसे पहले तो यंग पर्सन किसे कहते हैं, चाइल्ड किसे कहते हैं, एडोलेसेंट किसे कहते हैं, एडल्ट किसे कहते हैं, ये समझते हैं। चाइल्ड कहते हैं कि जो 15 ईयर्स से कम होते हैं बच्चे, उन्हें चाइल्ड कहते हैं। जो 15 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच होते हैं उन्हें एडोलेसेंट कहते हैं। और यंग पर्सन कहते हैं चाइल्ड को भी और एडोलेसेंट को भी, मतलब अप टू 18 ईयर्स के लोगों को यंग पर्सन कहेंगे और 18 ईयर्स से अधिक लोगों को एडल्ट कहेंगे। तो चिल्ड्रंस को तो डेंजरस मशीन के काम करने की पूरी मनाही रहती है, लेकिन एडोलेसेंट जो 15 ईयर्स से 18 ईयर्स तक होते हैं, पहले इनको भी मनाही थी लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अब इनको अगर ये प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, मेडिकल से इनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, तो एडोलेसेंट डेंजरस मशीन में काम कर सकते हैं, लेकिन विथ अ प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ। ये बताया गया। सेक्शन 24 में बताया गया है कि बिजली काटने के लिए, जो पावर कट करने के लिए कोई डिवाइस या गियर होना चाहिए ताकि कोई इमरजेंसी आए तो विद इन अ सेकेंड पावर कट किया जा सके। सेक्शन 25 बताता है कि फ्लोर्स, स्टेयर्स, जहाँ भारी भारी सामान को ले जाया जा रहा है वहाँ से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक कोई एम्प्लॉय का आना जाना नहीं होना चाहिए, वरना ये एक्सीडेंट होने की संभावना को बढ़ा देती है। सेक्शन 26 कहता है कि बिजली से चलने वाली जो मशीन जितनी भी है उसका टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए ताकि ऑल ऑफ सडन कोई एक्सीडेंट होने की संभावना ना हो। नेक्स्ट सेक्शन 27 कहता है कि जो रुई को दबाने के कारखाने में, जहाँ पर रुई का धुनकी किया जाता है, वहाँ पर धुनकी करने के लिए वहाँ पर स्त्री को, माने वोमेन को और बच्चों को नहीं लिया जाना चाहिए। सेक्शन 28 कहता है कि होइस्ट और लिफ्ट को 6 महीने के ड्यूरेशन में चेक करते रहना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा वजन वाला लिफ्ट यूज़ करना चाहिए ताकि अचानक से कभी ऐसा ना हो कि लिफ्ट टूट के गिर गया जिससे एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं हो। सेक्शन 29 कहता है कि किसी भी कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में व्यक्तियों को मालों या सामग्री को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए जो जंजीर या रस्सी रहता है, जो भी लिफ्टिंग टैकल रहता है, चेन्स रहता है, वो प्रॉपर तरीके का यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सस्ता माल यूज़ हो गया और वो ऑल ऑफ सडन टूट गया या फिर कुछ हो गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 30। वो मशीन जो रिवॉल्व हो रही है उसकी गति एक निश्चित गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मशीन चलते चलते वो रिवॉल्विंग होते होते 360 डिग्री में वो स्पीड बढ़ गई या फिर कुछ हो गया तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 31 कहता है कि यदि किसी फैक्ट्री में कोई मशीन या उसका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए
पर होने चाहिए, ऐसे मशीनरीज रखने चाहिए कि उसका प्रेशर कम किया जा सके, ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ सके। सेक्शन 32 कहता है कि फ्लोर्स, स्टेयर्स को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कोई भारी सामान स्टेयर्स वगैरह, सीढ़ी वगैरह में या ज़मीन में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होने लगेगी और चोट वोट लग सकती है, किसी तरह की परेशानी हो सकती है। सेक्शन 33 कहता है कि प्रत्येक फैक्ट्री में एक पात्र का चौबच्चा होना चाहिए, टंकी होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा अगर टंकी है, चौबच्चा है, या फिर कोई ऐसा जगह है जो बहुत ज़मीन से बहुत गहरा है तो वो खतरे का स्रोत है, तो उसमें प्रॉपर फेंसिंग लगाना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से सेफ रखना चाहिए ताकि कोई आदमी गलती से गिर ना जाए, उसकी डेथ ना हो जाए, किसी तरह का नुकसान ना हो कंपनी को, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 34। सेक्शन 34 के अनुसार अत्यधिक वजन, एक्सेस वेट उठाने के लिए नहीं प्रेशराइज करना चाहिए, इससे उसको भी नुकसान होगा और उसके चलते फैक्ट्री को भी नुकसान होगा। सेक्शन 35 के अनुसार है प्रोटेक्शन ऑफ आई। कोई एम्प्लॉय किसी ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ पर उसके आईज को ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उस एम्प्लॉय को एक प्रॉपर सेफ्टी गोगल्स देना चाहिए, चश्मा देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि उसकी आँख में प्रॉब्लम ना हो। सेक्शन 36A के अनुसार किसी ऐसे तालाब, कुंड, गर्त, मतलब ज़मीन से नीचे जो एक डीप एरिया है, नलिका, ये सारे जगह, वहाँ पर उस स्थान पर 24 वोल्ट से अधिक विद्युत तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक वहाँ पर कोई प्रॉपर सेफ्टी ना हो। अगर कोई एरिया ऐसा है फैक्ट्री में कि जो बहुत ही अंदर है, तो वहाँ पर अगर 24 ऐसा ज़रूरत पड़ रहा है कि वहाँ 24 वोल्ट से ज़्यादा का लाइट का ज़रूरत पड़ रहा है, तो वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी दिया जाना चाहिए, तभी 24 वोल्ट से ज़्यादा की लाइट दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 37। सेक्शन 37 के अनुसार कोई भी फैक्ट्री में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम चल रहा है, वहाँ पर धूल, गैस या वाष्प पैदा होती है। इसका ज्वलनशील विस्फोटक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसको रोकने के लिए तरह तरह के उपाय फैक्ट्री को करने चाहिए। सेक्शन 38 के तहत प्रत्येक फैक्ट्री में भीतर और बाहर दोनों जगह पे आग लगने और उसको फैलने से रोकने के जाने चाहिए। सेक्शन 39 में कहता है कि यदि कोई एम्प्लॉयर को ये प्रतीत होता है कि कारखाना या फैक्ट्री में कोई भवन में का भाग अथवा मार्ग, मशीन या संयंत्र का कोई भाग ऐसी दशा में है कि वहाँ मानव जीवन या सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है, तो उस फैक्ट्री में जिसमें यह अपेक्षा की जाएगी उसे उसी समय से आना जाना मना कर देना चाहिए। एम्प्लॉय ने मना तो कर दिया, ये सेक्शन 39 में है। अब उसके रिगार्डिंग जो उपाय करने चाहिए वो आता है सेक्शन 40 में। सेक्शन 40B के तहत ये आता है कि सेफ्टी ऑफिसर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में 1000 या 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ एक सेफ्टी ऑफिसर होने ही चाहिए। सेक्शन 41 के तहत पावर टू मेक रूल सप्लीमेंट, मतलब कि सरकार चाहे तो इसमें और भी रूल्स, सेफ्टी रिगार्डिंग रूल्स उसमें ऐड कर सकती है। अब हम लोगों ने हेल्थ प्रोविज़न का भी सारा देख लिया, सेफ्टी प्रोविज़न को भी देख लिया। अब चलिए देखते हैं वेलफेयर प्रोविज़न, जो नंबर 3 था हमारा। वेलफेयर प्रोविज़न के अंदर क्या क्या लॉज बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं वेलफेयर प्रोविज़न के सेक्शन 42 को। सेक्शन 42 ये बताता है कि एम्प्लॉय के वॉशिंग के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और जेंट्स के लिए अलग होना चाहिए, लेडीज़ के लिए अलग होना चाहिए, मैन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग सुविधा होनी चाहिए धुलाई करने के लिए, वॉशिंग फैसिलिटीज़। सेक्शन 43 बताता है कि उसे के कपड़े सुखाने के लिए एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। सेक्शन 43 ये कहता है। सेक्शन 44 कहता है अगर वर्कर का जो है, एम्प्लॉय जो है काम खड़े खड़े कर रहा है तो रेस्ट के दौरान जो उसको रेस्ट मिलता है उसके दौरान उसको बैठने की सुविधा दी जानी चाहिए।
उसके बाद सेक्शन 45 कहता है कि अगर 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ फास्टेड का अप्लायंस होना चाहिए। सेक्शन 46 कहता है अगर 250 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। सेक्शन 47 कहता है कि 150 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं तो शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम की सुविधा होनी चाहिए। सेक्शन 48 कहता है कि 30 या उससे ज़्यादा मैरिड लेडी होंगी तो क्रेज की सुविधा होनी चाहिए। क्रेज मैंने आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में भी बताया था, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। सेक्शन 49 कहता है कि अगर 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर होगा जो ये देखेगा कि सारा चीज़ प्रॉपर ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा एम्प्लॉय को वेलफेयर ठीक से मिल रहा है कि नहीं, कहीं किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है। सेक्शन 50 ये बताता है कि अगर अगर कोई स्टेट ये चाहेगा कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस करना है तो सेक्शन 50 के तहत वो रूल्स में चेंज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट के लिए क्या प्रोविज़न है। सेक्शन 51 कहता है कि एक वर्कर को वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। सेक्शन 52 कहता है कि वीकली हॉलीडे मिलना चाहिए। एक एम्प्लॉय को एक वीक में एक कम से कम हॉलीडे मिलना ही चाहिए, जो कि आने वाले 3 दिन के अंदर एक हॉलीडे होना चाहिए ये, और वो हॉलीडे उस वीक के वीकली हॉलीडे में काउंट होगा। किसी भी केस में 10 दिन लगातार वर्क नहीं किया जाना चाहिए। सेक्शन 54 कहता है कि अगर इन केस अगर कोई कहीं काम बहुत ज़्यादा है तो एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। सेक्शन 55 कहता है कम से कम आधा घंटा का ब्रेक मिलना ही चाहिए 5 घंटे काम करने के बाद। सेक्शन 56 कहता है कि रेस्ट इंटरवल से लेकर काम का ड्यूरेशन 10.5 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए एक दिन में। कहने का मतलब है एक दिन में 10.5 घंटे बने रेस्ट ले करके 10.5 घंटे से ज़्यादा एम्प्लॉय को काम नहीं करना चाहिए एज़ पर लॉ। सेक्शन 57 कहता है कि एम्प्लॉय का नाइट शिफ्ट जो एम्प्लॉय कर रहे हैं उनका प्रॉपर टाइमिंग सेट होना चाहिए और उस नाइट शिफ्ट के अकॉर्डिंग उनको वीकली ऑफ दिया जाना चाहिए। सेक्शन 58 कहता है कि एक वर्कर को वीकली हॉलीडे मिलना चाहिए, उसमें शिफ्ट ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका वीकली ऑफ अगर वेडनेसडे है तो वेडनेसडे के नाइट में उनको बुला लिया गया और वो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, चूँकि वो नाइट है और दूसरे दिन मॉर्निंग भी हो जा रहा, तो ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। सेक्शन 59 कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा या एक सप्ताह में 48 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसे ऑर्डिनरी रेट जो उसका वेजेस मिलता है उससे जितना ज़्यादा काम करता है वो उसका डबल पेमेंट होना चाहिए। ये जो ओवर टाइम वेजेस है वो वर्किंग टूर, अगर किसी काम के लिए टूर पे आप जा रहे हो तो वो ओवर टाइम में गिनती नहीं आएगी, ये इसका एक्सेप्शनल है। अदरवाइज़ अगर कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री में वर्क कर रहा है लेकिन वो 9 घंटा से ज़्यादा एक दिन में कर रहा है और वीक में 48 आवर से ज़्यादा कर रहा है तो जितना ज़्यादा वो कर रहा है वो ट्वाइस के हिसाब से उसे जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस है उसका डबल उसको पेमेंट दिया जाना चाहिए। सेक्शन 60 कहता है कि एक एम्प्लॉय एक साथ 2 फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है, अगर वो करता है तो उसको पेमेंट नहीं दी जानी चाहिए। सेक्शन 60A कहता है कि वोमेन को 6 AM के बाद और 6 AM के पहले और 7 PM के बाद काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर अभी एक अमेंडमेंट चेंज हुआ है जिसमें अब वोमेन 7 PM से 6 AM तक भी काम कर सकती है। लेकिन अगर वो करती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे करवाता है तो उसे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए उसके लिए। सेक्शन 61 कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय शिफ्ट ड्यूटी में काम कर रहा है तो उसकी जो शिफ्टिंग ड्यूटी जो है, शिफ्ट का शेड्यूल है, वो कम से कम 1 सप्ताह पहले बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोला कि अच्छा ठीक है चलो तुम कल A शिफ्ट में आ जाओ, तुम कल B शिफ्ट में आ जाओ, कल तुम नाइट शिफ्ट में आ जाओ, ऐसा नहीं। इसका जो शिफ्ट शेड्यूल बनना चाहिए वो कम से कम 1 सप्ताह पहले एम्प्लॉय को दे दिया जाना चाहिए इसकी नोटिस। सेक्शन 62 कहता है कि ओवर टाइम का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि कितने लोग कितना ओवर टाइम कर रहे हैं ये सारा चीज़ एक रिकॉर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए रजिस्टर में।
उसके साथ साथ सेक्शन 62 में जो शिफ्ट शेड्यूल का जो डिटेल्स है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होते रहना चाहिए कि इस वीक इस एम्प्लॉय ने ये शिफ्ट किया है, इस एम्प्लॉय ने ये शिफ्ट किया, इस तरह का पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए। सेक्शन 63 कहता है कि कितने लोग कितना देर काम कर रहे हैं, क्या ओवर टाइम कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जो 62 में रजिस्टर करेंगे, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ये सारा चीज़ 63 में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 64 के अनुसार अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल लाना चाहती है तो वो सेक्शन 64 के अनुसार वो फैक्ट्री एक्ट के वेलफेयर प्रोविज़न में ला सकती है। सेक्शन 65 में अगर कोई वेलफेयर प्रोविज़न हटाना चाहती है तो वो इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत हटा भी सकती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 66 जिसमें वोमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। एक वोमेन वर्कर को शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे के बाद काम नहीं करने देना चाहिए होगा। इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने ग्रांट किया परमिशन फॉर एनी फैक्ट्री, एनी ग्रुप, एनी क्लास, पर फिर भी वोमेन को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक काम नहीं कराया जा सकता था। लेकिन अब इसमें भी चेंजेस आ गया है, वोमेन को भी नाइट शिफ्ट करने का कर दिया गया है, पर नाइट शिफ्ट के दौरान वुमेन को प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड कराना एम्प्लॉय की ड्यूटी है। ये रूल बाद में सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह पर अमेंडमेंट हो गई है। नेक्स्ट सेक्शन 67 के तहत कोई यंग चिल्ड्रन को जिनकी ईयर 14 ईयर से कम है उनको फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेक्शन 68 के तहत अगर कोई एड्सोलेंट, चिल्ड्रन नहीं बोल रहे हम, एड्सोलेंट मतलब कि जो 15 साल से ऊपर है, अगर वो एड्सोलेंट अगर फैक्ट्री में काम करना चाहता है तो वो अगर प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन को, फैक्ट्री के एम्प्लॉयर को दिखाता है तो वो एलिजिबल है फैक्ट्री में काम करने के लिए, अदरवाइज़ वो भी एलिजिबल नहीं है। 69 में भी प्रॉपर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एड्सोलेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उससे प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 71 में ये कहा गया है, जैसा कि हम लोग सेक्शन 67 में देखा था, जो बच्चे 14 साल से नीचे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन 71 में ये बोला गया है कि अगर कोई 14 साल से 15 साल के बीच कोई बच्चा है, 15 साल से ऊपर तो एड्सोलेंट हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था 15 से 18 साल के बीच एड्सोलेंट हैं, वो काम कर सकते हैं फैक्ट्री में अगर वो प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो। लेकिन 14 साल से 15 साल के बच्चे भी काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71, अगर वो उनको भी प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा, लेकिन उनका जो ड्यूरेशन होगा काम करने का वो 4.5 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा, एक दिन हो या रात हो 4.5 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा, और उन्हें रात में काम करने की मंजूरी दी ही नहीं जाएगी। 71 में ये भी कहा गया है कि बच्चों से अगर कोई शिफ्ट करवा रहा है ऑर्गेनाइजेशन तो बच्चे मतलब जो 14 से 15 साल के बीच बच्चे जो काम कर रहे हैं तो उन्हें केवल 2 शिफ्ट ही करवाना चाहिए, क्योंकि काम में 6 बजे से सुबह 7 बजे तक उनको काम नहीं दिया जाना चाहिए, केवल 2 शिफ्ट ही उनसे काम लिया जाना चाहिए। ये सेक्शन 71 में कहा गया है। यहाँ बच्चे 14 साल से 15 साल के जो हैं वो मेल भी हैं और फीमेल भी है। फीमेल में थोड़ी बहुत और रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मेल में ये इतने सारे हैं। नेक्स्ट सेक्शन 72 से सेक्शन 78 तक चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को ही इलोबरेट किया गया है। जैसे चाइल्ड एम्प्लॉय के लिए रजिस्टर होना चाहिए, उनकी शिफ्ट शेड्यूल उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग देखकर बनाई जानी चाहिए, उनकी हेल्थ को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, और राज्य सरकार अगर चाहे तो उसमें कुछ अगर चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकती है। अब ये तो हम लोगों ने देखा वर्किंग आवर्स का क्या क्या प्रोविज़न था बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, एड्सोलेंट के लिए, यंग पर्सनस के लिए, ये सारी चीज़ हम लोग देख लिए। अब चलिए एनुअल लीव विथ वेजेस जो सेक्शन 79 से 91 तक है उसके बारे में देखते हैं। इस प्रोविज़न में क्या क्या है। एक वर्कर को 240 दिन कंटिन्यू वर्क करने के बाद एक
बाद 12 दिन की अर्न लीव नेक्स्ट ईयर उसको मिलती है, मतलब, और बच्चों को 16 दिन की अर्न लीव मिलती है। ये कैलकुलेशन होता है फॉर एडल्ट के लिए 20 दिन में 1 दिन की छुट्टी और 15 दिन में एक, बच्चों के लिए 15 दिन में 1 दिन की छुट्टी। ये अर्न लीव जो है 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अर्न लीव कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर ये 30 अर्न लीव से ज़्यादा हो गया किसी ईयर, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मैंने 30 से 32 हो गया तो वो 2 लीव उसका ख़त्म हो जाएगा, वो 30 ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। चाइल्ड के केस में 40 से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लीव के दौरान कोई हॉलीडे आता है तो वो लीव में कैलकुलेट नहीं होगा। अगर कोई एम्प्लॉय 4 या उससे अधिक दिन लीव पर जाता है तो उसका वेजेस उससे लीव लेने के पहले देना होगा। मैं वेजेस की बात कर रही हूँ, सैलरी की नहीं। वेजेस डेली, वीकली, फोर्टनाइटली मिलती है। पेड लीव साल में 3 बार ही मिल सकता है एम्प्लॉय को। पेड लीव को मैनेजमेंट जनरली रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है अगर कोई सॉलिड रीज़न ना हो तो। वेजेस में ओवर टाइम और लीव के पैसे इंक्लूड हो सकते हैं, बट बोनस कभी लीव पर नहीं ऐड होगा। और जो सिक लीव होता है वो एवरेज डेली वेजेस का 50% मिलता है और मैक्सिमम 91 दिन ही का ही लिया जा सकता है 2 लगातार बेनिफिट पीरियड के बीच। मैं सिक लीव के बारे में बताई। अब ये जो अर्न लीव का कैलकुलेशन है उसको थोड़ा समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर किसी एम्प्लॉय का टोटल वर्किंग डेज 225 दिन का है, वो 20 दिन का लेड ऑफ पे है, मतलब कि कंपनी का रिसोर्सेज ख़त्म हो गया तो इसी वजह से कंपनी अभी बंद पड़ी है, तो वो लेड ऑफ पे 20 दिन का। 10 दिन की मैटरनिटी लीव पर है तो उसका अर्न लीव कितना होगा। अब हम लोग जानते हैं कि 240 दिन उसे काम करना होगा, तो भाई यहाँ तो काम किया है 225 दिन, तो उसे वो क्या एलिजिबल होगा। तो आप लोग बोलिएगा नहीं होगा। नहीं, वो होगा, क्योंकि 225 दिन का उसका टोटल वर्किंग डेज है, लेकिन अर्न लीव लेने के लिए इसमें इंक्लूड होता है, लेड ऑफ भी इंक्लूड होता है और मैटरनिटी लीव भी इंक्लूड होता है। मतलब कि लेड ऑफ और मैटरनिटी लीव ये दोनों एम्प्लॉय का कंटिन्यूअस सर्विस में ही कैलकुलेट होगा। इसलिए 20 दिन का जो लेड ऑफ होगा 225 प्लस 20 और 10 दिन का जो मैटरनिटी लीव है प्लस 10 टोटल हो गया 255 दिन, मतलब कि वो एलिजिबल है। पहला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। अब 240 दिन का जो क्राइटेरिया था वो पूरा हो गया है। अब उसका कैलकुलेशन होगा 20 दिन पर 1 दिन का छुट्टी। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 दिन पर 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो 255 दिन पे कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, ये कैलकुलेट हो सकता है, कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो इसका कैलकुलेशन करने पर मिलता है 12.75 डेज़। अब 75 डेज़ ये कैसे डेज़ मिल सकता है छुट्टी, ये सोच रहे होंगे। तो ये जो 75 डेज़ अगर 50 से ज़्यादा हो जाता है तो वो 1 दिन का कैलकुलेशन माना जाता है, मतलब वो एलिजिबल हो जाएगा 13 दिन का अर्न लीव पाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि किस ऑफेंस पर क्या पेनल्टीज़ मिलेगी। अगर कोई एम्प्लॉयर कुछ ऑफेंस करता है, रूल को फॉलो नहीं करता है, तो उसे क्या क्या पेनल्टीज़ मिलेगा। सेक्शन 92 से सेक्शन 106 तक ये ऑफेंस और पेनल्टीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। अगर कोई एम्प्लॉयर रूल बुक ब्रेक करता है तो 2 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना लगेगा, या दोनों। अगर कंटिन्यू ये ऑफेंस करता रहता है तो उसे 1000 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी देना होगा, मतलब वो ऐड होते जाएगा उसके पेनल्टीज़ में। अगर कोई एम्प्लॉयर सेफ्टी रूल को ब्रेक करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो अगर उसके वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसे 25,000 का जुर्माना देना होगा। और अगर उसके रूल फॉलो नहीं करने की वजह से किसी एम्प्लॉय का परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो उसे 50,000 का जुर्माना देना होगा, या फिर 3 साल का जेल होगा, या दोनों होगा। अगर कंटिन्यू ये ऑफेंस होता रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन को फाइन 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से देना होगा, और ये जो है बढ़ करके 20,000 रुपये पर डे भी हो सकता है। अगर कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर घूस लेता है, ऑफेंस कर या फिर कोई जो डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्टर है, वो सारा चीज़ छुपा लेता है, दिखाता नहीं है, तो उसे 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये का फ़ाइन या दोनों लगेगा। अगर कोई सेफ्टी का कोई भी प्रोविज़न टूटता है तो उसे 7 साल की जेल या 2 लाख का फ़ाइन, ये बढ़ करके 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ भी सकता है। या अगर कंटिन्यूअस 1 साल तक इस तरह का ऑफेंस चलता रहे, अगर कोई एम्प्लॉय करता है एम्प्लॉयर,
तो ये 7 साल का जेल बढ़ा करके 10 साल भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो थे, ये फैक्ट्री एक्ट के से रिलेटेड सारे चीज़ मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये फैक्ट्री एक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हर सेक्शंस को अच्छे से क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब तक मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस आपके मन में होंगे तो उसको कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। मुझे आपके सवालों के जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।